गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन में हम आगे चलेंगे। पिछली क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था और ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा उत्पादन मैंने आपको बता दिया था कि कुल 4 एटीपी इसमें बनते हैं, 4 में से 2 खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा 2 NADH2 भी बनते हैं। प्रत्येक एक NADH2 से ETS में 3 ATP का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम देखें कि कुल ATP लाभ कितना हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तो बन चुका है, लेकिन अब इसका भविष्य क्या है। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इसके बारे में हम जानेंगे, इसका क्या भविष्य हो सकता है। देखिए, जो पहला इसमें वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर 1 क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसका पहला है नंबर 1, यानी कि एल्कोहलिक किण्वन हो जाता है इसका। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च पादपों और ईस्ट में, किसमें होता है ये होता है हायर प्लांट एंड ईस्ट में। ठीक है, हायर प्लांट और ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कब? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में। क्लियर? पायरुविक एसिड का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यानी कि अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इसमें होता है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एथिल अल्कोहल एंड CO2। ठीक है, C2H5OH बनता है और CO2 बनता है। तो ये पहला है, इसमें देख लेते हैं। जो एसिटाल्डिहाइड है, पहला पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड वो किस में कन्वर्ट होता है? पहले पायरुविक एसिड पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, किसकी सहायता से? डीकार्बोक्सिलेज की सहायता से। क्लियर? तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे ही बनेगा। तो एसिटाल्डिहाइड जो है ये आगे क्या करता है? एसिटाल्डिहाइड का फिर से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, प्लस NADH2 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से, और बनेगा क्या? C2H5OH और C2H5OH प्लस CO2 प्लस NAD प्लस। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर एल्कोहलिक क्या बन रहा है? फर्मेंटेशन द्वारा होता है। तो पहला जो इसका भविष्य वो क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, जिसमें हायर प्लांट और ईस्ट आते हैं। उच्च पादपों और ईस्ट कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया आपके सामने है। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, जिसका आगे डिहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है। दूसरा, नंबर 2, अगला देखते हैं। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नेक्स्ट जो है वो आता है नंबर 2 में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन उच्च पादपों में सामान्यतया नहीं होता है। यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट। ठीक है, जो उच्च पादप हैं उनके अंदर ये यूजुअली नहीं पाया जाता है। तो फिर होता कहाँ है? देखिए, यह क्रिया प्राणी उत्तकों, मांसपेशियों, कुछ जीवाणुओं और कवकों में
पाई जाती है। ठीक है, तो यूजुअली प्रेजेंट इन कहाँ पर, एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू। और जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर की, उनमें जीवाणुओं कवकों में पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया एंड फंगल टिश्यू। ठीक है, फंगल टिश्यू, इनमें ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मसल्स लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं है। तो यूजुअली प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू बैक्टीरिया एंड फंगल टिश्यू, इनमें ये पाई जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा। और इसमें होता क्या है, NADH2 के साथ पायरुविक एसिड क्रिया करता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की सहायता से, और लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड प्लस NADH2, एंजाइम कौन सा है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ठीक है, बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड प्लस NAD बनता है। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। तो पहली वाली क्रिया क्या थी, उसमें एथिल अल्कोहल बन रहा था, दूसरी क्रिया में लैक्टिक एसिड बन रहा था, और दोनों ही क्रियाओं में पायरुविक एसिड का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने की वजह से ये दोनों क्या कहलाती हैं क्रियाएं, ये कहलाती हैं अनोक्सिशोषण। क्या कहलाती हैं, अनोक्सिशोषण। ठीक है, तो ग्लूकोज से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड के निर्माण में कितने ATP का निर्माण होता है, 2 ATP बनती है। केवल कितनी बनती है, 2 ATP बनती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 का यहाँ पर क्या हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, NADH2 यहाँ काम आ जाती है। क्लियर, तो फिर ATP कितनी बनती है यहाँ पर ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड है वो वास्तव में क्या है, ग्लूकोज से ही तो बना है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से जब आगे लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का निर्माण होगा तो इस दौरान 2 ATP का निर्माण भी होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बन रही थी वो यहाँ पर काम आ जाती है अनोक्सिशोषण के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडेनिन। नेक्स्ट जो है नंबर तीसरा, वो है फॉर्मेशन ऑफ एडेनिन। तीसरा क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एडेनिन। देखिए, ये जो क्रिया है ये ज़रूरत पड़ने पर ही होती है। तो इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं सीधा सा ही कि ज़रूरत पड़ने पर पायरुविक एसिड से एमिनो एसिड का भी निर्माण होता है, और इसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, रूपांतरण क्रियाएं, इनके अंदर संश्लेषणकारी रूपांतरण क्रियाएं होती हैं। अब देखिए अगला क्या है, नंबर 4। इसका नंबर 4 भविष्य क्या है, चौथा भविष्य इंपॉर्टेंट है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का क्या हो जाता है, वायवीय अपघटन हो जाता है, या हम कह सकते हैं वायवीय शोषण हो जाता है, ऑक्सीशोषण हो जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये होता है क्रेब्स साइकिल और ETS के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से, क्रेब्स साइकिल एंड ETS के माध्यम से होता है। ठीक है, पहली बात तो ये किस में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर, शोषण की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसकी प्रेजेंट में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्लियर, और बनता क्या है, पायरुविक एसिड का पूर्ण अपघटन होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का पूर्ण अपघटन होता है। ठीक है,
और बनता क्या है, H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। और क्या बनता है, ATP बनती है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है पायरुविक एसिड का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल और ETS के माध्यम से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए ऑक्सीशोषण कहला रहा है। पायरुविक एसिड का पूर्ण अपघटन होता है। पहले वाली जो तीनों क्रियाएं थी उनमें अपूर्ण अपघटन होता था। पूर्ण जब अपघटन होगा या पूर्ण शोषण होगा तब क्या होता है, तब फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड पूर्णतया टूट जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब पायरुविक एसिड का। जब आगे क्रेब्स साइकिल में ये जाता है तो उससे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले हम देखें क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में यहीं से शुरुआत हो जाती है क्रेब्स साइकिल की, और क्रेब्स साइकिल में ही हम आगे सारा पढ़ेंगे जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण है। ठीक है, और उसके बाद जो वायवीय अपघटन है क्रेब्स साइकिल वो है, और ETS है, ये सारा इसी में आता है। तो देखिए खोज किसने की थी, हैंस ए क्रेब ने की थी। खोज किसने की थी क्रेब्स साइकिल की, खोज की थी हैंस ए क्रेब ने इसकी खोज की थी। क्लियर, कब की थी, 1937 में की थी। हैंस ए क्रेब द्वारा क्रेब साइकिल की खोज की गई थी 1937 में, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, TCA भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे कहते हैं। ठीक है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, दोनों ही नाम इसे कह सकते हैं। ठीक है, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे कहा जाता है और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी है और कंपटीशन लेवल के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब साइकिल में अपघटित होता है। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन है, पायरुविक एसिड है। ठीक है, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड का किसमें, क्रेब साइकिल के माध्यम से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल द्वारा पूर्ण अपघटन होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल उपस्थिति में पूर्ण अपघटन होता है। ठीक है, इसका मुख्य क्रिया है इसकी वो क्या है कि क्रेब साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है पायरुविक एसिड, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वो पूर्ण अपघटन उसका हो जाता है। अब देखिए पायरुविक एसिड के दोनों अणु, पायरुविक एसिड के दोनों अणु, ठीक है, कौन कौन से, पायरुविक एसिड के दो ही अणु थे। ये दोनों अणु क्रेब्स साइकिल में प्रवेश से पहले, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश से पहले, क्रेब्स साइकिल में नहीं जाएंगे, पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होते हैं। ठीक है, या बदलते हैं। पायरुविक एसिड के दोनों अणु पहले क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया, ठीक है, उपरोक्त क्रिया, कौन सी, उपरोक्त क्रिया, जो पायरुविक एसिड के अणु एसिटाइल कोएंजाइम में बदल रहे हैं,
यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। यानी कि पहले साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड किस में बदलेंगे? कोएंजाइम ए में बदलता है और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। क्लियर? तो पहले तो पायरुविक एसिड का क्या होता है? पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में रूपांतरण होता है, यानी कि चेंज हो जाता है ये, और ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और वहां पर क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। ठीक है, तो वाइवा का क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन भी है, जैसे क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण पायरुविक एसिड के कितने अणु करते हैं? 2 अणु करते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है वो किसका, कौन सी अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बने जो पायरुविक एसिड के अणु हैं उनका पूर्ण अपघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको याद करने होते हैं वाइवा के लिए। आगे चलते हैं, पहले हम देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम किस तरह से साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम किस तरह से बनता है साइटोप्लाज्म में, किससे? पायरुविक एसिड से। देखिए, जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेज डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण आगे हम ये पढ़ने वाले हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है वो पहले जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा, इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जो पहले पायरुविक एसिड था वो डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है। ठीक है, और यह क्रिया एक प्रमुख एंजाइम है। ठीक है, यह एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह क्रिया पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यह क्रिया पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है। ठीक है, किसमें होती है? ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है। ठीक है, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 कौन कौन से हैं? पहला है, 3 इसके अंदर होते हैं। पहला है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, दूसरा है लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज। पहला है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, एक तो ये होता है इसमें। दूसरा है लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये दूसरा एंजाइम है कॉम्प्लेक्स का। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है लिपोएट डीहाइड्रोजिनेज। तीसरा कौन सा है? लिपोएट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये तीसरा है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। जो लिपोएट डीहाइड्रोजिनेज है वो तीसरा है। अब इसके अलावा और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? और इसके अलावा ये है कि इस प्रक्रिया में 5 सहकारकों की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया में
5 कोफैक्टर चाहिए, सहकारक चाहिए, ठीक है। 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो सहकारक 5? पहला है TPP, इसे कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। पहला तो ये है, पहला कौन सा है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा है Mg मैग्नीशियम आयन, क्लियर। तीसरा है इसमें NAD, तीसरा कौन सा है? NAD, नंबर 3 NAD है, ठीक है। नंबर 4 क्या है? लिपोइक एसिड, कौन सा है? लिपोइक एसिड, नंबर 4 है लिपोइक एसिड। और नंबर 5 क्या है? कोएंजाइम ए, ठीक है, नॉट एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बनेगा, ठीक है। तो ये 5 सहकारक इसमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए हाँ, तो 5 सहकारक चाहिए और संपूर्ण क्रिया, ठीक है, संपूर्ण क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जाननी। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण जो है वो किस तरह से होगा? पहली बात तो ये कि इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तन होता है, ठीक है। संपूर्ण क्रिया पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एंजाइम होते हैं 3 और ये तीनों एंजाइम एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और इन तीनों एंजाइमों के नाम क्या हैं इस कॉम्प्लेक्स में? पहला है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोक्सिलेज लेज है, ठीक है। दूसरा है लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज और तीसरा है लिपोएट डीहाइड्रोजनेज, क्लियर। तो 3 एंजाइम हो गई। और अगली बात क्या है कि इस प्रक्रिया में 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है, 5 कोफैक्टर चाहिए। पहला है TPP जिसे हम थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट से ही शुरुआत होती है। पायरुविक एसिड थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ ही क्रिया कर पहले TPP कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और फिर उस कॉम्प्लेक्स से आगे एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स बनता है जब कोएंजाइम ए के साथ क्रिया हो जाती है। तो ये हम एक साइकिल बनाएंगे तब देखेंगे। और उसके अलावा मैग्नीशियम आयन NAD निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। इसके अलावा नंबर 4 है लिपोइक एसिड और नंबर 5 है कोएंजाइम ए। और संपूर्ण क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम साइटोप्लाज्म में बनने के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी क्या है? किसके बीच की? जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल है, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम को। वाइवा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बनने की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? वो ये है कि जो लिपोइक एसिड है वो लगातार बनता रहता है, यानी कि जो प्रोसेस चलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने का, उस दौरान एसिटाइल कोएंजाइम भी बनेगा लेकिन लिपोइक एसिड भी साथ साथ लगातार बनता रहता है, यानी कि उसका निर्माण साथ साथ होता रहता है। उसका उपभोग भी होता है लेकिन उसका निर्माण भी साथ साथ होता रहता है। इसके अलावा जो इसमें NAD है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से NADH2 का निर्माण भी इस दौरान होता है। जो NAD है इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इस दौरान NADH2 का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो साइकिल हम कल पढ़ेंगे। जो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण है वो हम कल देखेंगे, आज टाइम हो चुका है।
तो इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जितना मैंने आपको बता दिया है इसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर हम एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।